अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन को। वैसे तो हमने सिस्टमिक सर्कुलेशन वाला हाइपरटेंशन पढ़ा होता है, लेकिन पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बहुत रेयर केसेस आते हैं। ये जो पेशेंट है ना, ये हैंड हार्ट डिजीज का पेशेंट है, पोर्ट आर्म सिंड्रोम। इसमें मेनली दो चीज़ें होती है, एक तो इसके हैंड की डिफॉर्मिटीज होगी, खासकर रेडियल जो बोन है वो या एब्सेंट होगा या वो ठीक तरह से डेवलप नहीं होगा। इसके उंगली इसको देखो ना, रेडियल बोन। और दूसरा जो इशू इसको होगा वो हार्ट में होगा। हार्ट में या तो एसडी होगा, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, और या हार्ट ब्लॉक होगा, दो चीज़ों। इसको कहते हैं हैंड हार्ट डिजीज। लेकिन हैंड हार्ट डिजीज अगर टाइम पर ट्रीट न किया जाए, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हैंड हार्ट डिजीज के बारे में नहीं पढ़ते, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के रेयर केसेस आते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन यूजुअली हम इस तरह मेजर नहीं करते जिस तरह बीपी अपरेटस उठाए और उसके साथ मेजर किया। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के मेजर करने का अपना तरीका है। ईआरएस गाइडलाइंस 2022 के मुताबिक अगर मीन पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर वो 20 से ज्यादा है तो इट मींस ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। और जो मेजरमेंट का तरीका है वो है राइट हार्ट कैथेटराइजेशन। ईआरएस गाइडलाइन के मुताबिक अगर ये 3 पैरामीटर हो तो पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। पहला पैरामीटर ये है, मीन पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर 20 से ज्यादा होगा। दूसरा पैरामीटर ये है कि मीन कैपिलरी विच प्रेशर, ये भी एक प्रेशर है, वो 15 से कम होगा। कितना होगा? 15 से वो कम होगा। और तीसरा ये है कि पीवीआर या पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस, ये 2 वुड यूनिट से ज्यादा होगा। और ये हम इस तरह मेजर नहीं करते, इन्वेजिव प्रोसीजर है, राइट हार्ट में कैथेटर डाल के उसके जरिए से हम फाइंड करते हैं। ये तो हो गई इसकी मेन डिफिनेशन की। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन में मेन डिफरेंस है। जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है वो हाई रेजिस्टेंस वाला होता है, लो कंप्लायंस का होता है। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, उसमें कंप्लायंस ज़्यादा होगा, और उसमें जो प्रेशर है ना वो भी कम होगा। हमने यहाँ पे 20 ले लिया ना, और सिस्टमिक में हम क्या लेते हैं 120/80, 200 इस तरह के लेते हैं। अब कुछ नॉर्मल पैरामीटर्स है जो कि चेंज होते हैं सिस्टमिक से, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो जी जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है ना, पल्मोनरी जो पल्मोनरी नॉर्मल पैरामीटर्स है उसमें जो मीन पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर है नॉर्मल वो होगा 14 +- 3। मतलब मीन पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मल है 14 +- 3, या 11 होगा या 17 होगा। ये तो हो गई मीन पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर की बात। जो पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो 2 वुड यूनिट से कम होगा। कितना होगा? नॉर्मली 2 वुड यूनिट से कम होगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो सिस्टोलिक होगा 15 से लेकर 30 तक। कितना होगा? 15 से लेकर 30 तक। और डायस्टोलिक होगा 4 से 12 तक। मीन पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर ये 15 से कम होगा। जो पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो 2 वुड यूनिट से कम होगा। सिस्टोलिक जो है वो होगा 15 to 30, और डायस्टोलिक इसमें 4 to 12। पर खैर आप लोग रिवाइज करें, लेकिन ये चेंज होता है। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन की बात करते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसी है, मतलब ये डेवलप कैसे होता है। जो सिस्टमिक सर्कुलेशन वाला हाइपरटेंशन है उसके तो 95% वी डोंट नो द काज, ये काज क्या है। और 5% में सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, जो कि अगर यंग एज में है तो रीनोवास्कुलर मोस्टली होता है। तो उसका तो 95% अननोन काज होता है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन की पैथोफिजियोलॉजी मतलब डेवलप कैसे होगा नॉर्मली। पल्मोनरी हाइपरटेंशन की जो पैथोफिजियोलॉजी है ना वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले जो काम होगा ना वो वेजो कंस्ट्रक्शन होगा। वेसल्स कंस्ट्रक्ट कर जाएंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन के। अब वेजो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? या तो नाइट्रिक ऑक्साइड वहां पे कम होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन में, या प्रोस्टासाइक्लिन कम होगा, और या एंडोथेलिन ज्यादा होगा। तो इन तीनों रीजन की वजह से क्या होगा? वेसल्स कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। पहला स्टेप पल्मोनरी हाइपरटेंशन में है वेसल्स कंस्ट्रक्शन। जो दूसरा स्टेप है, जब वेसल बहुत ज्यादा टाइम के लिए कंस्ट्रक्ट हो जाए, नैरो हो जाए, तो ये वेसल अपना शेप चेंज करते हैं। जिस तरह हमने सीकेडी के पेशेंट में पढ़ा था ना कि हम वीन को आर्टरी में चेंज करते हैं, पिस्टोला बना के वीन को आर्टरी में चेंज करते हैं। सो ये वेसल रिमॉडल हो जाते हैं टाइम के साथ साथ। जब ये हर टाइम में जो कंस्ट्रक्ट होता है तो स्टेपनेस तो ये चेंज हो जाता है। अब चेंजेस में क्या होता है? मेनली स्मूथ मसल जो ब्लड के है ना वो हाइपरट्रॉफिड हो जाते हैं, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। और जो एंटीमा है उसकी फाइब्रोसिस हो जाती है। और कुछ खास लीजन है जिसको प्लेक्सिपाम लीजन कहते हैं। ये तो मेन इसकी वो पैथोफिजियोलॉजी है। जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन ज्यादा होगा
पल्मोनरी हाइपरटेंशन। यूजुअली ब्लड आता है सुपीरियर वीना किया हुआ, फिर आ गया हार्ट में राइट साइड पे, फिर हार्ट के एट्रियम में आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया, उधर से जाएगा लंग में। अब अगर लंग में प्रेशर ज्यादा है, वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो राइट हार्ट को ब्लड भेजने में बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। जब राइट हार्ट फोर्स लगाएगा तो राइट हार्ट भी चेंज हो जाएगा, उसकी भी रिमॉडलिंग हो जाएगी। पहले हाँ, राइट हार्ट पहले पहले क्या होगा, पहले तो राइट हार्ट पे प्रेशर ज्यादा होगा, लोड ज्यादा होगा, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। फिर कुछ टाइम के बाद राइट हार्ट की इतनी मतलब पावर नहीं होगी, फिर ये जो राइट हार्ट है वो डायलेटेड हो जाएगा, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। फिर क्या होगा, टाइम के साथ साथ राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाएगा। तो इट मीन वहां पे प्रेशर ज्यादा है लंग में, और राइट हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इसकी वजह पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से राइट साइड जो हार्ट है वो फेल हो गया। इसको कहते हैं कोर पल्मोनरी। जब हार्ट की वजह से, जब लंग्स की वजह से राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाए, इसको क्या कहते हैं, कोर पल्मोनरी। ये तो हो गई इसकी पैथोफिजियोलॉजी। खैर है, फिर आप लोग यहाँ पे पढ़ लेना, दोबारा रिवाइज करें। अब बात करते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन के काजेस की। पल्मोनरी हाइपरटेंशन का एक काज नहीं है, डब्ल्यूएचओ के मुताबिक इसके 5 किस्म के काजेस हैं, और फिर उस काज के मुताबिक आपने इसका इलाज करना है। जो सबसे पहला काज है वो है प्री कैपिलरी। लंग्स की जो कैपिलरीज है ना, उससे पहले कुछ पैथोलॉजी होगी, इसको प्री कैपिलरी कहते हैं। प्री कैपिलरी पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन। अब प्री कैपिलरीज में जो मेन काजेज है ना, उसमें सबसे पहला काज है इडियोपैथिक, वी डोंट नो द काज। जो दूसरा काज है वो है हेरिटेबल, एक खास किस्म का म्यूटेशन है BMPR2। उस म्यूटेशन की वजह से इस पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। ये भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये याद रखिए कि HIV की वजह से भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। HIV की वजह से उनको भी आपने इस चीज के लिए लेटर स्टेजेस में रूल आउट करना है। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, अगर किसी को CLD है, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से भी पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। ये तो होगी प्री कैपिलरी काजेस, मतलब लंग के कैपिलरी से पहले कोई पैथोलॉजी है, उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया। जो दूसरा काज है, सिंपल सिंपल याद रखिए, एक लंग के कैपिलरी से पहला जो दूसरा काज है वो है हार्ट का। हार्ट में जो मेन काज है जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होगा, वो होगा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइड की वजह से होगा, राइट साइड की वजह से नहीं। अब यूजुअली क्या होता है, राइट साइड से गया ब्लड लंग में, लंग ने उसको ऑक्सीजनेट कर दिया, वापस आ गया लेफ्ट साइड में। अब अगर लेफ्ट साइड में कोई मसला है, कोई खराबी है, कोई पैथोलॉजी है, लेफ्ट साइडेड फेलियर है, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाएगा तो वीनस कंजेशन होगा, और टाइम के साथ साथ क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पहला काज तो प्री कैपिलरी था। दूसरा काज होगा हार्ट के लेफ्ट साइड वाली कोई पैथोलॉजी। अब लेफ्ट साइडेड में क्या क्या पैथोलॉजीज हो सकती है। पहली पैथोलॉजी है हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन। हार्ट फेलियर है लेकिन इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक है, मतलब सही तरह से ब्लड पंप करते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन 45-50 से ज्यादा आ रहा है। यही तो एक काज हो गया। दूसरा है हार्ट फेलियर विद, हार्ट फेलियर भी हो गया और जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो भी कंप्रोमाइज हो गया, वो भी कम हो गया। तीसरा जो काज है हार्ट में जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, वो है माइट्रल वाल्व स्टीनोसिस, और या माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन। एवोटिक वाल्व भी हो सकता है, लेकिन मेनली ये दो होते हैं। तो हार्ट में 5 काजेज हो गए, heart failure with reduced ejection fraction, heart failure with normal preserved ejection fraction। तीसरा काज है माइट्रल स्टेनोसिस, सिंपल है, माइट्रल रिगर्ज एवोटिक कोई काज, एवोटिक वाल्व का। ये तो हो गए हार्ट के काजेस, पहले थे प्री कैपिलरी, उसके बाद हो गए हार्ट के। जो तीसरा काज है वो है लंग का। लंग की कोई पैथोलॉजी की वजह से भी हो सकता है पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन। अब लंग में क्या किया, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है और क्रॉनिक है। पेशेंट हाई एल्टीट्यूड पे रह रहा है, लाइक मरी में रह रहा है या कोई दूसरी जगह है जहाँ हाई एल्टीट्यूड पे रह रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। पेशेंट क्रॉनिक हाइपोक्सिया से गुजर रहा है, क्रॉनिक हाइपोक्सिया स्मोकर है, इसकी वजह से भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। पहला काज प्री कैपिलरी, दूसरा हो गया हार्ट वाला, तीसरा हो गया लंग वाला। चौथा जो काज है वो ये है ना कि कार्डियक में कोई एम्बुलस था, कोई थ्रम्बाइट, कोई क्लाट था, वो क्लाट गया लंग में, और उस क्लाट ने क्या कर दिया, ऑब्स्ट्रक्शन। अब ऑब्स्ट्रक्शन से आगे ब्लड नहीं जा सकता, इसकी वजह से भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। अब ऐसे केसेस में अपने लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेशन देना है। ये तो हो गई 4 के काजेस। जो 5th नंबर पे काज है वो है अनक्लियर मैकेनिज्म। उसमें मुख्तलिफ किस्म के रीजन हो सकते हैं, इसमें सिस्टमिक डिजीज भी हो सकती है, मतलब मुख्तलिफ किस्म के काजेस इसमें हो सकते हैं। सो 5th नंबर पे जो है वो अनक्लियर है, उसमें फिर अपना एक पूरा स्पेक्ट्रम है डिजीज का, वो आता है।
क्लासिफिकेशन कुछ अजीब सी है, खुद घर में पढ़ ले, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट हमने कैसी करनी है। ट्रीटमेंट से पहले जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आप लोगों ने कैसे करना है? जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में यूजुअली पल्मोनरी हाइपरटेंशन का पेशेंट जब आ जाए तो उसको होगा टेकिपनिया, रिस्पायरेटरी रेट उसका ज्यादा होगा। पहला क्या होगा? टेकिपनिया होगा पेशेंट को। दूसरा क्या होगा? पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में। तीसरा पेशेंट की जो जेवीपी है ना, जगुलर वीनस प्रेशर, पेशेंट को 45 डिग्री पे करके उसके इस नेक को लेटरल साइड पे करोगे और यहाँ पे देखोगे वेन को। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में क्या होगा? अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर है उसकी वजह से जगुलर वीनस प्रेशर ज्यादा होगा। उसके मेजरमेंट का अपना तरीका है। जगुलर वीनस प्रेशर में मेनली जो है ना ए वेव प्रोमिनेंट होगा, और जब ए वेव प्रोमिनेंट हो जाए तो इट मीन्स कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर है। जो राइट साइड वाला हार्ट है ना उस पर प्रेशर ज्यादा है। तो जेवीपी को देख लिया। इसके बाद आप लोगों ने पेशेंट के नेल्स को देखना है। ये देखिए इस पेशेंट को क्लबिंग हुआ है, वो एंगल खत्म हो गया है। तो ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन का लाइक डेफिनेटिव फाइंडिंग नहीं है, लाजमी नहीं ये होगा, लेकिन अगर लंग में कोई मसला है उसकी वजह से ये होगा। इस पेशेंट को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, उसकी उसकी वजह से इस पेशेंट को है क्लबिंग। क्लबिंग के लिए भी देख लिया। फिर पेशेंट के साइनोसिस देखना है, साइनोसिस के लिए भी पेशेंट को देख लिया। जेवीपी पे तो मेनली ये चीजें है। इंस्पेक्शन तो आप लोगों की हो गई। अब पल्पेशन पे आप लोगों ने मेनली दो चीजें करनी है। एक तो सारा प्रोसीजर चेस्ट के लिए करते हैं वो नहीं करते, स्पेसिफिकली बताता हूँ। पल्पेशन पे स्पेसिफिकली आप लोगों ने दो चीजें करनी है। सबसे जो पहला काम है ना आप लोगों ने ये करना है, ये लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइडेड, ये स्टर्नम है और ये पेरास्टर्नल रीजन है और लेफ्ट साइडेड का। तो लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने ये हील है, हैंड का जो पाम का हील इसको कहते हैं, आप लोगों ने ये इसके ऊपर रखना है। इसके ऊपर पल्मोनरी हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं ना, जब आप हाथ यहाँ पे रखोगे तो इस पे एक फोर्स अप्लाई होगा नीचे से, एक फोर्स होगा जो आपके हाथ ऊपर की तरफ लाएगा। इसको कहते हैं लेफ्ट हीव। ये लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइडेड। सो ये क्या है? लेफ्ट हीव है। इस तरह भी पॉइंट कर सकते हैं और हाथ के इस वाले साइड से भी आप पॉइंट कर सकते हैं। हाथ को इसी तरह रख ले लेफ्ट साइड पे, पेरास्टर्नल साइड पे, तो क्या होगा? फोर्स अप्लाई होगा इसके ऊपर जो इसको पुश करेगा। तो जब एग्जामिनेशन पे हम ये क्यों करते हैं, इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि राइट साइड वाला जो वेंट्रिकल है वो एनलार्ज है। एक सिंपल एग्जामिनेशन पे आपको पता लग जाएगा कि राइट साइडेड वेंट्रिकल एनलार्ज है। ये तो हो गई इसकी एग्जामिनेशन। दूसरा जो है, अ, आपने वो तो पढ़ा होगा ना कार्डियोलॉजी के लिए जो हार्ट के लिए जो एग्जामिनेशन करते हैं, उस एग्जामिनेशन में दूसरा जो चीज़ आपने देखना है, आपने यहाँ पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में ये दो उंगलियां रखनी है और P2 के लिए यहाँ पे पल्पेट करना है। इन वाले पेशेंट में P2 लाउड होगा। इसके अलावा क्या होगा? पेशेंट को एसाइटिस भी हो सकता है, पेशेंट को हिपैटोमीगली भी हो सकता है। हाँ, पोर्टल हाइपरटेंशन पेशेंट के उसको देखो पाओ को, बायलेटरल पेटल एडिमा भी पेशेंट को हो सकता है। अब तो नहीं है इस पेशेंट को। एग्जामिनेशन पे एसाइटिस भी हो सकता है, हेपेटोमीगली भी हो सकते हैं और बायलेटरल पेटल एडिमा भी हो सकता है। ये तो इसके चंद एग्जामिनेशन थे जो कि स्पेसिफिकली पल्मोनरी हाइपरटेंशन में हम देखते हैं। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन के पेशेंट को सिम्टम्स क्या होंगे? स्टार्ट में पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, पेशेंट का आएगा पल्पिटेशन मुझे होती है, साइनकोप होता है, कभी कभार डिजीनेस इतनी ज्यादा होती है कि मैं गिर जाता हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा पेशेंट को? पेशेंट को होगा चेस्ट पेन होगा, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा और पल्पिटेशन होगा। इसके बाद पेशेंट को ना एक्सर्शनल डिस्निया होगा टाइम के साथ साथ। फिर मतलब टाइम के साथ साथ के जो सिम्टम्स है ना वो और भी ज्यादा हो जाएंगे, हिपेटोमेगली, पल्पेबल, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ये तो हो गई इसके साइन एंड सिम्टम। इसके अलावा अब बात करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन एक तो सारे बेसलाइन इसके करने हैं जितने बेसलाइन है। बेसलाइन के अलावा राइट हार्ट कैथेटराइजेशन पे इसकी प्रेशर पॉइंट करनी है कि कितना है, उस पर वो डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा हमने इको करना है, इको पे सिस्टोलिक प्रेशर भी मेजर होगा और बाकी जितने हार्ट की कंडीशन है वो भी पता चल जाएगा। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं इस पेशेंट के लिए। वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच एक स्कैन होता है, वो भी इस पेशेंट के लिए आप लोग कर सकते हैं, खासकर वो एम्बोलाई में करते हैं। इसके अलावा पेशेंट की आप जब ईसीजी करोगे तो ईसीजी पे चंद टिपिकल चेंजेस होगी। पहला चेंज ये होगा, राइट साइड वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, राइट एक्सिस डिविएशन होगा और राइट बंडल ब्रांच होगा। ये तो ईसीजी पे फाइंडिंग होगी। ईसीजी के अलावा इको पे फाइंडिंग्स, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट फेलियर, ये सारी चीजें आपको इको पे मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको चेस्ट एक्सरे पे क्या मिलेंगे? चेस्ट एक्सरे पे जो मीन पल्मोनरी आर्टरी है ना
वो इनलार्ज होगी, और जो पेरिफेरी पे साइड पे वेसल है ना, वो या तो नैरो होगी या खत्म हो जाएगी। उधर ब्लड सप्लाई नहीं होगी ना, तो टाइम के साथ साथ ये खत्म होगी। ये तो हो गई चेस्ट एक्सरे पे इसकी फाइंडिंग। मैनेजमेंट काजेटिव कास पे डिपेंड करता है, कास कौन सा है। पहले हमने बता दिया प्री कैपिलरी। प्री कैपिलरी में मेनली हम देते हैं ड्रग्स। ड्रग्स इसके मुख्तलिफ किस्म के हैं, लेकिन यूजुअली इसमें हम क्या देंगे, इसमें हम देंगे इंडोथिलिन वन एंटागोनिस्ट। इंडोथिलिन वन एंटागोनिस्ट देंगे तो वेसल्स डायलेट हो जाएंगे, पल्मोनरी हाइपरटेंशन नहीं होगा। उसमें अब इसको, इस मरीज को बोसेंटान मिल रहा है, हम इसको एम्बरीसाटान भी दे सकते हैं, डिपेंड ऑन पेशेंट फैक्टर। ये पहले तो होगी इंडोथिलिन वन एंटागोनिस्ट। दूसरा, इस पेशेंट में हम प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स भी दे सकते हैं, इपोप्रोस्टिनोल और ये चीजें, टेलोप्रोस्ट। इसके अलावा एक और है जो प्रोस्टासाइक्लिन जो रिसेप्टर है उसके लिए एगोनिस्ट के तौर पर काम करता है, सिलेक्सिपैक। कुछ लोग वो भी देते हैं। इसके अलावा आप इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे सकते हैं, निपिडिपिन, निकार्डिपिन, इसराडिपिन, ये चीज़ें भी दे सकते हैं। इसके अलावा यूजुअली बच्चों में अक्सर ये कंडीशन होता है, तो हमारे जो लोग हैं वो उसको स्टॉप करते हैं। वयाग्रा नामी जो मेडिसिन है ना, फास्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर, सिल्डेनापेल, टेलाडापेल, ये चीज़ें भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन में आप दोगे। यूजुअली स्टॉप करते हैं, लेकिन स्टॉप नहीं करना चाहिए। गांव में टेक्नीशियन वगैरह स्टॉप करते हैं। ये तो वयाग्रा है, उसका क्या होगा, वेसल्स डायलेशन होगा और इसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन पेशेंट का ट्रीट हो जाएगा। ये तो प्री कैपिलरी की हो गई। अब लंग्स में कोई काज है उसको ट्रीट करे, पेशेंट को ऑक्सीजनेशन पे डाले, नेबुलाइजेशन और इन चीजों पे, और मंटीलो काज पे दे। लंग्स का काजेटिव ट्रीटमेंट है, हार्ट का भी काजेटिव ट्रीटमेंट है। और जो एम्बोलाई बन गई थी CTPEH, उस एम्बोलाई के लिए आपने क्या करना है, लॉन्ग लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेट करना है पेशेंट को, पूरी जिंदगी के लिए एंटीकोगुलेंट पे डालना है पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने, इसके साथ गर्म है ऑक्सीजन। और इसके अलावा जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है वो पल्मोनरी आर्टरी की इंडार्टोरेक्टमी है, मतलब आप पल्मोनरी आर्टरी को ही खत्म करें, या कुछ केसेस में स्पेसिफिक बैलून एंजियोप्लास्टी करते हैं।